हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो बेटा होपफुली आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अब तक हमारा इस चैप्टर में अगर हम इस यूनिट की बात करें तो हमारा आखिरी चैप्टर आ चुका है। ओके, अगेन इस कंप्लीट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट ही रखूंगा मैं इस वीडियो को भी, और कम से कम समय में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में जो भी कुछ है वो सब आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन या यहां से एक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज हमारी एक कंप्लीट यूनिट ही 12 नंबर 12 मार्क्स की आ रही है। ठीक है ना, तो वहीं पे अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है हमारा इस यूनिट से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं जरा, अगर हम बात करें कि हमारा एक्सेस डिमांड क्या होता है। ठीक है, देखिए एक्सेस डिमांड का मतलब है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से, इन कंपैरिजन अगर हम बात करें हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा, मतलब जितना हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए और जहां पे हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, अगर उससे भी ज्यादा अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड को और बेहतर समझने के लिए हमने यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो भाई ये हमारा क्या है? एक्स एक्स, ये हमारी है वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, अब अगर हम बात करें इस एक्स एक्सिस पे हमने लिया है हमारा इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और हमारी वाई एक्सिस पे हमने लिया है हमारा एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? अब हम देखें तो हमारे ये हमारा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि हमेशा एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो कि हमारा अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी जहां पे होनी चाहिए, ये हमारा वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई, वो हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। मींस यहां पे जितनी भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में है, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, वो सबके पास काम है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, आउटपुट भी यहां पे हमारा कंप्लीट है, और हमारी इनकम भी इकोनॉमी में इतनी मानी जाएगी। ठीक है, इतनी इनकम, इतना आउटपुट एंड इतना एम्प्लॉयमेंट है, और यहां पे हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रिवेल कर रही है। देखिए अब क्या होता है अगर हम बात करें ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, अब अगर इन केस हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, किससे? जितनी डिजायर, जितनी रिक्वायर्ड थी, जितनी होनी चाहिए थी, अगर उससे एक्चुअल हमारी ज्यादा हो गई। अब वो भाई क्यों हो सकती है? सर्टेन केस में अगर इकोनॉमी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से हमारी अब इन्वेस्टमेंट हमने फेवरेबल हो गया हमारे लिए करना। अब इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फेवरेबल कब होता है करना? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया होगा और हमारा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया होगा। इन दैट केस अगर हमने एक्स्ट्रा हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से, अब बहुत ध्यान देंगे जरा, ये जो हमारा एक गैप क्रिएट होता है, द वर्टिकल गैप, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्टिकल एक गैप होता है क्रिएट, उस गैप को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही हमारे एग्जाम में आने की पूरे चांसेस होते हैं, एक या दो नंबर में। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप आखिर में होता क्या है। तो भाई इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी एग्रीगेट डिमांड है, या जितनी एग्रीगेट डिमांड हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे है, अगर इन केस हमारी उससे ज्यादा हो जाती है, डिजायर्ड या फिर रिक्वायर्ड लेवल से अगर हमारी ज्यादा हो जाती है, उस गैप को जो कि बीच में क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं आखिर में इसकी इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है जितनी हमारी होनी चाहिए थी उसकी कंपैरिजन में, अब इसकी भी पे क्या करेंगे? देखो जरा, तो इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा किस पे? आउटपुट पे हमारा कोई इंपैक्ट पड़ेगा। हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है, तो क्या यहां पे हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? क्या हम यहां पे अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं? कभी नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो आइडल कैपेसिटी, वी हैव नो एक्स्ट्रा लेबर जिसको हम एम्प्लॉय करके अपने आउटपुट को इंक्रीज करें। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहां पे हमारा ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब हमारा एक्स्ट्रा लेबर ही नहीं है, जब कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ही पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे हमारा एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल प्राइस लेवल की, जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि क्या हमारे अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे? ऑफ कोर्स, जब हमारी अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है हमारी एग्रीगेट सप्लाई की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हमारे अब
जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज। ओके, यहां पे ये हमारे इंक्रीज होंगे और ये प्राइस अब इंक्रीज होते हैं, जो हमारे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। यस, समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है ना। इसके रीजंस अभी हम दोनों के एक साथ देख लेंगे कि एक्सेस डिमांड क्यों हो सकता है और डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो सकता है। अब बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड, जस्ट एक्सेस का ऑपोजिट होता है। डेफिशिएंट का मतलब है कि जितनी हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, अगर उससे हमारी कम हो जाती है एग्रीगेट डिमांड, तब जो एक डेफिशिएंसी होती है क्रिएट, व्हाट वी कॉल इट डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ग्राफ में अगर हम देखें तो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ये पॉइंट ई हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पे कि हर एक इंसान के पास जॉब है जिसको काम करना है। ठीक है, और हमारी एट ओ एम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है। नाउ ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, अब अगर हमारी इकोनॉमी फेवरेबल नहीं है, अब तक हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर हम अब पहले से और कम करने लगे इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है और अगर हमारा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो एक फर्म्स के लिए क्या होगा, अब उनके लिए फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, जिसकी वजह से अगर हमारी एक्चुअल जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो अगर हमारी पहले से कम हो जाती है, ठीक है ना, अब कहां पर हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, अब जो गैप इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है, द वर्टिकल गैप, उस गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूं मैं, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी में, अगर हमारी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से अगर हमारी उससे कम रह जाती है, तो जो एक वर्टिकल गैप क्रिएट होता है, व्हाट वी कॉल इट डिफ्लेशनरी गैप। समझ में आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से अब हम बात करें अगर इसके इंपैक्ट्स की, तो क्या अब हमारा आउटपुट पहले की कंपैरिजन में कुछ होगा चेंज? यस, हमारी अब इकोनॉमी में जो हमारा नया इक्विलिब्रियम लेवल बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ इस साइड, जिसकी वजह से अब हमें अपने आउटपुट को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके, अगर हमारा आउटपुट कम होगा तो भाई वो कम कैसे होगा, जब हम अपने एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे लगातार, अगर हमने अपने एम्प्लॉयमेंट को कम करते तो हमारा आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। और जनरल प्राइस लेवल पे अब क्या असर पड़ेगा भाई जनरल प्राइस लेवल पे अब ये असर पड़ेगा कि वो भी हमारे कम हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज यहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, या फिर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से और ध्यान देते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब एक्सेस डिमांड हुआ तो क्यों हुआ भाई, हमने यहां पे देखा कि भाई कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, लेकिन इसके अलावा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड एज वेल। देखिए जरा क्या क्या, सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था भाई, क्या था भाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब था कि विलिंगनेस टू कंज्यूम, अगर लोगों की इच्छा, लोगों की अगर जो हमारे हाउस होल्ड है अगर उनकी एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हो जाती है, उनकी कंजम्पशन अगर बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड आएगी नहीं आएगी? यस। तो भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है इन केस, तो हमारी क्या आएगी, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, अगर लोगों का कंजम्पशन करने का जो विलिंगनेस है अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा भाई, हमारी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड आ जाएगी। ठीक है, लेवल ऑफ टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो लोगों की क्या बढ़ जाती है, डिस्पोजेबल इनकम। यस, डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ते ही अब नाउ द हाउस होल्ड्स हैव मोर इनकम टू कंजम्पशन। ठीक है ना, अब उनके पास कंज्यूम करने के लिए ज्यादा इनकम है, जिसकी वजह से हमारी अगेन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इन केस अगर हमारे टैक्सेस कम हो जा, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हमारे टैक्सेस कम होंगे जिसकी वजह से हमारी एक्सेस डिमांड होगी। यहां पे हमारे क्या होंगे, अगर हम डेफिशिएंट में बात करें तो हमारे टैक्सेस ऑपोजिट वे में मतलब इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो हमारे अगेन कंजम्पशन कम हो जाएगा एंड दैट लीड्स टू डेफिशिएंट इन डिमांड। ओके, यहां पे हमारे टैक्सेस क्या होंगे भाई, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन सर्टेन केस अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो एक्सपेंसेस कर रही है अगर वो इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, अगेन हमारी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट अपने आप से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो भाई क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी, कम हो रहा है तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी। क्लियर है। लेवल ऑफ इंपोर्ट्स, लेवल ऑफ इंपोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करना कम कर दें और
हम अपनी खुद की लोकल प्रोड्यूस चीजों की डिमांड को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी एक्सेस डिमांड होगी नहीं होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो हमारी क्या होगा, एक्सेस डिमांड। क्यों, इंपोर्ट्स कम होने से मैंने आपको भी समझाया कि हमारी लोकली अब प्रोड्यूस हम जो हमारे होंगे गुड्स हम उसकी डिमांड करेंगे, और एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से, भाई एक्सपोर्ट्स वही तो सामान है जो कि हमारी इकोनॉमी में बना है, तो अगर हम उसको बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी इंटरनल एक्सेस डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारे अगर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, हम बाहर से सामान को बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सामान को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड आ जाएगी। और अगर हम इंपोर्ट्स बहुत कम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू आल्सो द डेफिशिएंसी इन डिमांड। ओके बेटा, समझ में आ गया। मैंने कंप्लीट एक ही बार में ही इसको कंप्लीट करने की करिए कोशिश, के इंपैक्ट्स पढ़ लिए हमने, इसके रीजंस पढ़ लिए हमने, और डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन गैप पढ़ लिया है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से बहुत कुछ नहीं आता है। हाँ, अब इसके मेजर्स आते हैं कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये हमने मेजर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं मनी एंड बैंकिंग में, कोई इशू नहीं है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कि अब जो हमने देखा अभी कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्या होती है, अब कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी में ऐसी दो पॉलिसीज हैं जिनके दो हेड कंट्रोल्स हैं, जो कि उन पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड आती है। कौन कौन से होते हैं भाई, हमारा फर्स्ट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, और सेकंड क्या होती है हमारी, मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है बेटा जो कि देश की गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है ना, जो कि देश की गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ मेजर्स अपनाता है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड ठीक हो सकता है, मतलब इंप्रूव हो सकता है, या फिर डेफिशिएंट डिमांड भी इंप्रूव हो सकता है। क्लियर हो गया। देखिए ओके, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो बेटा ये होती है देश की सेंट्रल बैंक के हाथ में, जो कि अभी हमारे देश में कौन रोल प्ले कर रहा है भाई, आरबीआई। क्लियर है, तो आरबीआई मींस हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है उसके हाथ में होती हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स, ताकि वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब फटाफट से एक एक करके इनके मेजर्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं मेजर्स, और किस किस प्रॉब्लम को, मतलब मींस एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल बैंक हमारे कौन कौन से मेजर्स को अपनाती है। ठीक है, देखिए जरा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा स्पेंड करती है उतना एक्सेस डिमांड बढ़ता है। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट को अब ठीक करना है क्या, एक्सेस डिमांड। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, नाउ द गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, गवर्नमेंट यहां पे अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगा ताकि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा भाई, जस्ट ऑपोजिट। क्या, गवर्नमेंट को पता है कि ऑलरेडी भाई अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी में बहुत कम डिमांड हो रही है, तो भाई अब डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, अपनी तरफ से इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ इट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लेवल ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस अभी हमने जस्ट देखा भी था, एक रीजन भी होता है एक्सेस डिमांड के बढ़ने का और कम होने का। तो भाई यहां पे क्या, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को बढ़ा देगा तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, जिससे कि गवर्नमेंट की अगेन एक्सेस डिमांड की जो एक प्रॉब्लम आ रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, पूरी की पूरी इकोनॉमी में। तो भाई क्या करेगा, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ टैक्सेस सो दैट द डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो इकोनॉमी में है वो इंप्रूव होगी, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा भाई, डेफिशिएंट डिमांड ऑलरेडी है, टैक्सेस को बढ़ाएगी नहीं, टैक्सेस को कम कर देगी ताकि लोगों के पास और पैसा आए और लोग डिमांड कर सकें। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को और ज्यादा डिक्रीज करेगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बस यही दोनों हमारे फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं, दो मेजर जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं मेजर, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि अगर हम बात करें कि ओवरऑल वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं, मतलब जितना भी लोन दिया जा रहा है उस वॉल्यूम को कम करने के लिए
एक्चुअल में अगर हम बात करें वो हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, जबकि क्वालिटेटिव क्या होते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन को चेंज करता है। मींस अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी में लोन दिया जा रहा है उस डायरेक्शन को करना है चेंज, उस डायरेक्शन में, उस सही डायरेक्शन में लेके जाना है, जिससे कि गवर्नमेंट को पता है, फिर आरबीआई को पता है हमारे देश की कि वहां पे जाके अगर लोन भी जाएगा तब भी वहां से हमारी इतनी तेजी से एक्सेस डिमांड नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए देखिए जरा, अब सबसे पहला क्या आता है हमारा, स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव से। सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है? बैंक रेट। देखिए बैंक रेट एक वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से। तो जब एक्सेस डिमांड है हमारी अगर इकोनॉमी में, तो मतलब क्या है कि यहां पे कमर्शियल बैंक के पास डिमांड बहुत आ रही है लोन के लिए। अब उस डिमांड को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक अपनी तरफ से जिस रेट पे लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को, वो उस रेट को ही बढ़ा देगा। ठीक है ना? जिससे कि जो कमर्शियल बैंक है वो जब आगे अपने कस्टमर्स को देगा लोन तो वो इंक्रीज करके देगा, जिसकी वजह से जो लोन की डिमांड है वो कम हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो भाई बैंक रेट क्या होता है? अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है ना? ये हमारा लॉन्ग टर्म के लोन्स के लिए होता है। तो भाई अगर गवर्नमेंट को पता है कि एक्सेस डिमांड ऑलरेडी हमारी है अगर इकोनॉमी में, उसको कम करने के लिए ना गवर्नमेंट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ बैंक रेट। ठीक है ना? तो यहां पे गवर्नमेंट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ बैंक रेट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा भाई? ये इस रेट को और कम कर देगा और ज्यादा लोन दे देगा कमर्शियल बैंक्स को और उनको रेगुलेट करेगा, उनसे कहेगा कि भाई आप आगे और कम रेट पे लोन दीजिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दीजिए, ताकि लोग और ज्यादा लोन लें और ज्यादा इन्वेस्ट करें और हमारी इकोनॉमी की जो डेफिशिएंसी जो हमारी इकोनॉमी में आ रही है डिमांड की वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? रेपो रेट। बिल्कुल सेम होता है, बस क्या फर्क है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म के लिए और ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें आपका डिफरेंस नहीं होता है। सेम हमारा इसका रिजल्ट रहेगा कि यहां पे गवर्नमेंट अपने इसको इंक्रीज कर देगी और यहां पे गवर्नमेंट इसको डिक्रीज कर देगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करती है, उसको मार्केट में सेल करती है और परचेस करती है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। अगर गवर्नमेंट को, अगर यहां पे सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, तो यहां पे वो सिक्योरिटीज को सेल करेगा ताकि जो हाउस होल्ड्स के पास और बैंक्स के पास जो भी पैसा एक्स्ट्रा है वो सेंट्रल बैंक के पास आए और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो भाई यहां क्या होगा? ओएमओ में जो सिक्योरिटीज होंगी वो क्या करेंगी? यहां पे सेंट्रल बैंक उसको सेल कर देगी। और अगर हम बात करें कि डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, वो उसको परचेज करेगी ताकि जितना भी अगर ऑलरेडी जो अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं मार्केट में वो सेंट्रल बैंक उसको परचेज कर लेगी और उसके बदले की जो भी हमारा फंड्स होंगे वो लोगों के पास जाएंगे और जिससे लोग अगेन अपनी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे, जिससे कि डेफिशिएंसी और डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पे जो सेंट्रल बैंक है इट विल परचेज द सिक्योरिटी नॉट सेल। ओके ना? LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये एक वो मैंडेटरी रिजर्व होता है जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व्स के अगेंस्ट रखना पड़ता है। अभी हमारा दो टाइप्स का होता है भाई, क्या होता है? CRR एंड SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो और SLR का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब CRR क्या होता है भाई एक्चुअल में? ये वो मैंडेटरी और एक लीगल रिजर्व जो होता है, ये वो पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट का होता है जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी कुछ परसेंट जो भी सेट करती है हमारे देश की आरबीआई, वो उसको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है ना? तो ये वो पैसा है कि जो कि ये वो परसेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी के तौर पे रखवाती है कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये वो रेशियो है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जितना हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना मैंडेटरी है टू कीप द लिक्विडिटी इन केस अगर जो भी डिपॉजिटर है अगर वो उसको विड्रॉ करने के लिए आता है कुछ भी पैसा अपना, तो एटलीस्ट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप समथिंग इन देयर लिक्विडिटी टू विड्रॉ, ताकि जो सामने वाला है जो भी उनका कस्टमर है उनके पास वो पैसा वापस जा सके। ठीक है ना?
तो ये दोनों ही रेट क्या होगा, ये जितना ज्यादा रेट इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा, फंड्स कम हो जाएंगे लोन आगे देने के लिए, ठीक है। तो यहां पे एक्सेस डिमांड के केस में जो LRR है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ये सेंट्रल बैंक इसको इंक्रीज कर देती है, मींस कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा देगी और SLR को भी बढ़ा देगी, ताकि हमारा ओवरऑल LRR बढ़ जाए और लोन्स के लिए पैसा कम बचेगा कमर्शियल बैंक के पास। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा इस केस में, ठीक है ना। कोई भी इसमें आपका डिफरेंस नहीं है, इसमें आपका ये होगा डिक्रीज, मतलब आपका CRR भी होगा डिक्रीज और SLR भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। मैंने आपको बताया ये सिर्फ डायरेक्शंस चेंज करते हैं। देखते हैं पहला क्या है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है ये एक वो रिक्वायरमेंट होती है जो कि बैंक कमर्शियल बैंक से कहती है कि जितने की आपके पास सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो आप लोन दे रहे हो उसके बीच का जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज करिए कि कोई अगर एक जो कि बोरोवर है, अगर वो लोन लेना चाहता है तो बैंक अगर उससे 50 लाख रुपीस की अगर सिक्योरिटी का एज अ सिक्योरिटी उससे कोई असेट्स अभी रख रहा है अपने पास और उसको लोन दे रहा है अगर 20% कम की सिक्योरिटी पे, मींस जितना भी उसकी सिक्योरिटी है उसकी वो उसने कहा कि भाई मैं 20% कम की रिक्वायरमेंट पे आपको लोन देंगे, तो मींस 50 लाख का 20% कम करके सिर्फ उसको 40 लाख का लोन मिलेगा। तो यहां पे सेंट्रल बैंक कहती है कि आप ये इस रिक्वायरमेंट को और बढ़ा दीजिए ताकि जो बोरोवर है वो आपसे लोन फिर लेना नहीं चाहेगा एक कमर्शियल बैंक से, क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो उसको लोन का अमाउंट उसका कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, यहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो यहां पे सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देती है और इस केस में वो उसको डिक्रीज कर देती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है हमारा मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है बेटा कि यहां पे जो सेंट्रल बैंक होती है, अब इन सब चीजों को अपनाने के बाद अब क्या करती है भाई, सेंट्रल बैंक अब यहां पे परसुएट करती है, एडवाइस करती है और समहाउ उसको अपनी मतलब जितनी भी हमारे इंडिया की कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एडवाइस करती है, रिक्वेस्ट करती है कि अभी जो भी पॉलिसीज हमारी हैं उनको फॉलो करते हुए आप लोग चलें। इन केस अगर आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आपको आगे जाके समहाउ सेंट्रल बैंक हम हैं और अगर हम आगे जाके आपको बहुत ज्यादा इश्यू हो सकते हैं अगर हम आपको आगे जाके बैंक रेट या फिर रेपो रेट में हम आपके इंक्रीज कर सकते हैं रेट को। तो यहां पे बस जो सेंट्रल बैंक होता है वो एडवाइस करता है और डिस्करेज करता है कमर्शियल बैंक को कि आगे लोन कम से कम दिया जाए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हमारा मोरल सुएशन। तो भाई इस केस में क्या होगा, यहां पे बैंक चाहेगी कि वो लोन कम से कम दिया जाए और यहां पे क्या होगा कि लोन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि यहां पे सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करती है कि आपको किस सेक्टर में लोन अभी देना चाहिए, किस सेक्टर में लोन अभी नहीं देना चाहिए, किन कंपनीज को या किस एनवायरनमेंट में या फिर किस एक्टिविटी के लिए हमें लोन देना है या फिर किस एक्टिविटी के लिए लोन हमें नहीं देना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो एक्सेस डिमांड में तो वहां पे वो रेगुलेशन ज्यादा हो जाएंगी और डेफिशिएंट डिमांड में वो आपकी रेगुलेशंस कम हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो भाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर हम और ऐड करते हैं मींस एज अ थर्ड सेक्टर, तो ये हमने जो अभी इससे पहले का जो हमने अभी पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड की जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, उसके बिल्कुल सेम है उसका एक्सप्लेनेशन। बस वहां पे इन्वेस्टमेंट की जगह अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन बैठता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, सेम डायग्राम है, जस्ट एवरीथिंग इज सेम। बस क्या होगा वो 2 सेक्टर की जगह 3 सेक्टर का रोल प्ले करेगा। इसके अलावा बेटा आपका ये 1 शॉट में चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बात करें इस कंप्लीट यूनिट में सिर्फ हमारे अब एक न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं, जिसकी मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें कि सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओवरऑल इस चैप्टर में जितनी भी आपकी थ्योरी है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, वो सब कुछ मैंने कवर ऑलरेडी कर दिए हैं। एक बार फॉर्मूलाज को मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में एक बार और एक अच्छे तरीके से रिविजन और करवा देंगे, ठीक है। तो सो फार अगर हम बात करें हमारी 3rd यूनिट थ्योरेटिकली कंप्लीट है। हाँ, इसके अब न्यूमेरिकल्स रह गए तो वो हमारी बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फार वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, द एक्सेस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड। इसके अलावा चैप्टर में और कुछ भी नहीं है अब, ओके। तो चलिए मिलते हैं हमारी आगे अगले आने वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।